हाथरस मामला सबको याद होगा, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था और देश विदेश तक पहुंच गया था। ये मामला बहुत मामूली नहीं था, बहुत छोटा नहीं था। इस मामले का सबको पता है कि किस तरह से एक बच्ची के साथ रेप होता है और उसके बाद जो बर्बरता परिवार के साथ की जाती है वो पूरे देश दुनिया में चर्चित का विषय बना था। 1 साल हो गया इस मामले को, 14 सितंबर 1 साल हो जाएगा और हम लोग आज परिवार से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि 1 साल में इस मामले पर कितनी प्रोग्रेस हुई है। अंकल जी, 1 साल हो रहा है, क्या लग रहा है? उम्मीद है अभी भी इंसाफ की? हाँ, उम्मीद तो है। न्यायपालिका पे केस चल रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। वो तो मतलब न्यायपालिका ही के उसके ऊपर ही चल रहा है मामला। जब ये पूरा मामला हुआ था, मुझे याद है हम लोग दिल्ली भी पहुंचे हुए थे। दिल्ली में कुछ तरह तो मेन स्ट्रीम जब मीडिया आई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले बहुत दिखाया और फिर इस मामले को पूरा ख़राब कर दिया, यहाँ तक कि इसमें नक्सली को भी जोड़ दिया कि जो है नक्सली भी है। तब आप लोगों का क्या रिएक्शन था और क्या चल रहा था आप लोगों के दिमाग में? हम लोग के यही चल रहा था कि हम तो अपनी सच्चाई पर लड़ रहे हैं, हमें किसी से वो नहीं था। क्योंकि हम तो न्याय के लिए लड़ रहे थे, आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं और पहले भी वही न्याय के लिए और सच्चाई के ऊपर लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ में जैसा घटना हुई, भगवान किसी के साथ में ना हो, किसी बहन बेटी के साथ में ना हो। इसी के उद्देश्य से हम क्या कहते हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अभी आप लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि 1 साल हो गया है लगातार आप जो है एक बंदिश में, मैं कहूँगी बंदिश में बंधे हुए हैं। अब मैं देख रही हूँ घर के चारों तरफ एक सिक्योरिटी है, उस बंदिश में आप बंधे हुए हैं। हाँ, बंदिश में तो हैं। अगर ये बंदिश भी नहीं होती, अगर CRPF नहीं होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते। तो क्योंकि यहाँ का तो माहौल ही इतना गर्म था कि हम लोग नीची जात के आदमी हैं, तो कम से कम उनको हम लोगों के ऊपर दबाव था कि कहीं वो मार न दें। तो इसलिए वो CRPF की ड्यूटी लगी, तो उनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं यहाँ। ये किन लोगों से आपको डर है? क्योंकि लगातार कहा जाता है कि नहीं, बेटी तो बेटी होती है, इसमें कोई जाति थोड़े ना होती है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि अगर हम दलित हैं और हमें इस वजह से डर है, नहीं तो मार दिया जाता, तो किन लोगों से आपको डर है और क्यों डर? नहीं, ऐसा था ना मैम कि उस समय इन लोगों की जात पंचायत लगी, तो वो धमकी भी दे रहे थे कि बाहर निकल के आ, तुझे क्या कहते हैं, मतलब CBI पे भरोसा नहीं है, तुझे सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है, हम तुझे भरोसा दे लाते हैं। तो उसका मामला ऐसा था कि वो जो हम लोग को परिवार को ही नष्ट कर देते। तो हमें ये सुरक्षा मिली है तो बहुत मेहरबानी है, जो कि क्या कहते आज हम सुरक्षित हैं आप लोगों के बीच में। तो अभी जैसे आप लोगों का कहा कि सुरक्षा मिली है आपको, जो आरोपी पक्ष है, क्या उनके घर के बाहर भी इस तरह से सिक्योरिटी रहती है? क्योंकि डर तो आप लोगों को उनसे है, उनको बंदिश में रहना चाहिए, जबकि आप लोग बंदिश में रह रहे हैं। आप लोग जो हैं एक डर में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। हाँ, अब डर के मारे तो ये है कि साहब हम लोगों का तो कुछ इतना नहीं है, 2-3 घर हैं हमारे, 2-4 घर हैं। अब हम इतने आदमी भी नहीं है जो कि क्या कहते किसी से लड़ाई झगड़ा करें। तो हम तो यही अपने इनकी सुरक्षा की वजह से हम लोग मतलब सुरक्षित हैं। हम लोगों को कहीं आना जाना भी नहीं होता है, जाते हैं तो सुरक्षा जाती है हमारे साथ में, कहीं अभी कोई वो नहीं है। आप अगर दूध सब्जी लेने जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है? हाँ, यह सिक्योरिटी हमारे साथ में जाती है। जो कुछ भी साग सब्जी घर का कोई भी सामान जब लेने जाते हैं तो सब हमारे साथ में जाते हैं। जी, हमारे साथ जो हैं गुड़िया के जो हैं भाई भी हैं पीड़िता के, और हमारे साथ शुरुआत से वो बने भी थे। तो मैं उनसे जानूंगी कि आपके करियर पर क्या फ़र्क पड़ा।
ये पे मैम यही प्रभाव है, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, घर में बैठे हैं, 1 साल हो गई। अब ये कहाँ से आएगा इतना? सरकार ने भी जो आश्वासन दिए वो भी नहीं पूरे हुए। किस तरह के आश्वासन दिए थे? नौकरी आवाज़ के लिए आश्वासन दिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। अभी तक सुरक्षा में रुके हुए हैं। अभी तक जो है सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, नौकरी का आश्वासन दिया था, हर चीज़ का जो अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, तो क्या एक मेंटली प्रेशर भी बन रहा है? क्योंकि 1 साल हो गया है, लगातार आप एक जो है ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, 1 साल हो गए घर में बैठे बैठे। अब यही लगता है कि अब इतना बैठे बैठे कहाँ से आएगा खाने। पहले अच्छी तरह अपना कमा रहे थे, अपना सही से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे गांव में आप लोग निकलते हैं तो क्या कोई अभी भी धमकी देता है आपको, या कुछ उल्टा सीधा जाति सूचक गालियां देता है? नहीं, हम लोग अभी सुरक्षा में, तो गांव में बाहर कहीं आना जाना तो नहीं होता है। कहीं भी जाना, बाहर मार्केट वगैरह कहीं भी जाते हैं तो ये लोग साथ में जाते हैं। बाहर गांव में कहीं आना जाना नहीं होता है। इस मामले में जो है शुरू में देखा गया था, क्योंकि आरोपी का नाम था, तो आपको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा था कि जो है बहन के साथ गलत भाई ने किया है, जबकि क्योंकि आप, तो उस समय जब आपको पता चला तब क्या रिएक्शन था आपको, क्या हुआ था उस समय? वो लोग तो उल्टा फंसाने के लिए हम लोगों के ऊपर क्लेम लगा रहे थे, बोला उनके भाई ने मारा है उसके। उस समय मैं तो यहाँ था ही नहीं, घटना हुई थी, उससे पहले से नहीं था। मैं गाजियाबाद में वहाँ जॉब करता था, वहाँ पर था, तो वहाँ पर सीबीआई ने सारी इंक्वायरी हुई वहाँ पर। जब इंक्वायरी हुई तो क्या आप लोगों पे, यहाँ के जो गांव के लोग हैं, आज भी, जैसे मैं कई लोगों से मिली, आज भी उनको विश्वास नहीं होता इस जगह? बिल्कुल, आज भी नहीं होता उनको। वो तो मेरा नहीं, वो तो पूरे घर का बोलते हैं, उनके परिवार वालों ने मारा है उसको, उसके भाई ने मारा है, आज भी बोलते हैं वो लोग। क्यों इसको ऑनर किलिंग का, अंकल आपसे जानूंगी, क्यों इसको ऑनर किलिंग का मामला इसमें बनाया जा रहा था? क्योंकि हर जगह से कहा जा रहा था कि नहीं, परिवार ने मारा है, ये तो ऑनर किलिंग का मामला है। ये लोग मैम कहा करते, ये लोग सब लोग एक होके जुट होके वो हम लोगों को ही फंसाना चाहते थे। क्योंकि करा तो उन लोगों ने, हम लोगों तो अपना खाने कमाने में खुश रहते हैं। उस समय आप कहाँ थे? अगर मैं तो एक स्कूल में काम करता, सफाई का काम करता हूँ, तो वहाँ था मैं। तो वहाँ जब ये घटना हुई तो एक बच्चा है पतमुन्ना, वो साइकिल लेके पहुँचा जब पता चला हमें। तो आपको इस मामले के बारे में पता चला और फिर आप ही पे जो है इस पे पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया कि देखिए परिवार ने ही सारी चीज़ें की हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने इसकी शुरुआत की थी? अब ये तो मैम पता नहीं है कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो हम लोगों को ही फंसाना चाहते थे। इन लोग मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, ये इन लोग कौन हैं, क्यों? मतलब हाई कास्ट के लोग हैं ये लोग, ठाकुर हैं। ये आप ही के गाँव के लोग? हमारे गाँव के हैं, आसपास के भी हैं बहुत से। अभी 1 साल हो गया है बेटी को, आपके साथ 1 साल नहीं है बेटी। क्या चीज़ें हैं जो उसकी याद आती है, कौन सी याद सबसे ज़्यादा? अब ये याद तो यूँ आती है कि मैम के बेटी हमारी दुनिया से तो चली गई, अब हम तो किसी को नहीं देख पाते हैं हमारे आसपास में। अब तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। वही मन में रहता है क्या करें, लेकिन वो चीज़ रहती है, वो हमेशा रहेगी। जिस तरह से बच्ची का जो है अंतिम संस्कार किया गया, उस समय आप लोगों को घर में बंद कर दिया गया था। हाँ, उस समय भी मुँह नहीं दिखाया। 16 तारीख से 29 तारीख तक इतनी संघर्ष में जीवन जिया उसने कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम तो उनके साथ में रहे, हमें मालूम है। बोल नहीं पा रही थी, थोड़ी सी खांसी आती थी तो एकदम ऐसे लग रहा था कि वो मर जाएगी। इतनी बड़ी संघर्ष में जीवन जिया उसने। आखिरी बार जो है आपकी क्या बात हुई थी उससे? आखिरी बार मैडम मुझसे तो कुछ बात नहीं हुई, चूँकि वो बोल नहीं पा रही थी, चूँकि उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसकी ये रीढ़ की हड्डी जो है ये बिल्कुल काम करना छोड़ गई थी, हाथ पैर जीभ भी नहीं उठ रही, क्योंकि वो खून निकल रहा था उसके जीभ से। ये आँख जो है ना, पूरी आँख लाल हो रही थी, जैसे खून बहता है ना, उस तरह से। कोई उसकी ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी करनी थी आपको? ख्वाहिश तो हमारी वही थी कि इसकी 1-2 साल में अपनी शादी कर देंगे, तो वही ख्वाहिश थी। बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। बिल्कुल,
आपने कहा बेटी तो बेटी होती है, लेकिन हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, वहाँ पे जाति देखकर बेटियाँ अलग हो जाती है। हमने और भी बहुत सारे केस देखे हैं। अगर याद हो तो 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उसमें तुरंत एक्शन लिया गया था, सारी चीज़ें तुरंत हुई थी, लेकिन साथ ही उनको घर मिला। हाल ही में उनके भाई की, पीड़िता के भाई की, जो है निर्भया के भाई की, एक अच्छी जगह नौकरी लगी है, पायलट की नौकरी लगी है। तो सोचिए आज 1 साल हो गया है और ये परिवार इस आश्वासन में जी रहा है कि जो सरकार ने इनको आश्वासन दिया है वो आज नहीं तो कल मिलेगा, और यह हर पल एक डर के साए में जी रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो सिक्योरिटी यहाँ पर है, इस सिक्योरिटी की वजह से ये लोग, इन्हें लग रहा है कि हम लोग जीवित हैं। जिस दिन ये सिक्योरिटी हटी उस दिन इन्हें डर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सही बात है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने सरकार से डिमांड नहीं की कि हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना है, हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए, दिल्ली शिफ्ट किया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए? नहीं, हमने बोली है कि क्या कहते हैं हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, कि क्या कहते हैं हमें थोड़ी सी महसूस हो कि क्या कहते हैं हम जीवन जी रहे हैं, अभी तो सुरक्षा में जी रहे हैं। इस केस की हेयरिंग भी चल रही है लगातार। जो है सुइमा कुशवाहा जो हैं इस केस को देख रही है, जिन्होंने निर्भया केस भी देखा और इस केस से भी लगातार जुड़ी हुई हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है। तो क्या लग रहा है जो उनका जज्बा है, जिस तरह से लग रहा है आपको कि कुछ उम्मीद है, कुछ पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्ड आएगा? हाँ मैम, संघर्ष तो कर रही हैं हम लोग भी, उसमें वो हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। बेटी के जो अत्याचार किया है तो वो उसका न्याय तो ज़रूर मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। अंकल जी, आपको कहीं से धमकियाँ भी मिली हैं? जैसे मैंने पिछले कई सारे केस देखे जिसमें दूसरे जो पक्ष है उससे बहुत धमकियाँ मिलती हैं, हम आपको मार देंगे या ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस तरह की आपको धमकियाँ कहीं से? नहीं, अभी तो फ़िलहाल में सिक्योरिटी के हिसाब से तो नहीं मिल रही हैं, पर पहले जब शुरुआत में जब ये केस हुआ था उस समय तो धमकी मिल रही थी कि तुझे बाहर निकल के आ, तुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है, तुझे इस पे भरोसा नहीं है। पुलिस के सामने ही ये सारी चीज़ें? हाँ, ये पुलिस के सामने धमकियाँ मिल रही थी। तो बोला कि बाहर कोई एक्शन नहीं लिया गया जो धमकियाँ दे रहे थे? नहीं, उसके ऊपर हमने सीबीआई को बोला, उसका नंबर भी दिया था, और मतलब और भी अधिकारी हैं उनको भी हमने नंबर दिया था, बोला कि यहाँ से मतलब धमकी मिल रही है हमें, तो मालूम नहीं है क्या हुआ उसका पता नहीं है। इस केस में जब हमने जब भाई से बात की थी तो बताया था इन्होंने कि शुरुआत में एफआईआर तक नहीं की जा रही थी, पुलिस मानने को तैयार नहीं थी कि जो इनकी बहन के साथ है वो रेप हुआ था। बिल्कुल। तो क्यों आपको लगा कि जो है पुलिस क्यों नहीं मान रही है, क्या वजह रही होगी उसकी? पुलिस इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि दलित श्रवण की बात आ रही थी यहाँ पे। पुलिस शुरू से आरोपी के पक्ष में थी, अगर हमारे पक्ष में होती तो ऐसा यहाँ तक ये नहीं होता। ऐसे आज अगर पुलिस सही कार्रवाई कर रही होती तो आज हमारी बहन जिंदा होती हमारे बीच, सभी बीच में। अगर हम इस केस को अगर उल्टा कर दें, अगर आप सवर्ण होते और जो है आरोपी दलित होते तो भी क्या इस केस की यही सूरत होती? नहीं, ये जो हमको तो हमारे ऊपर ही उल्टा क्लेम लगा रहे हैं कि वो उनके परिवार ने ये मारा है, ये वो करा है, वो तो आज भी स्वीकार करने के लिए प्रशासन भी नहीं मानने के लिए राजी है। जी, मतलब दलित है तो दलित के साथ अगर गलत हो रहा है तो ये प्रशासन, सरकार कोई मानने को तैयार नहीं होता कि शासन प्रशासन में दलितों के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, अगर यही उल्टा होता जैसे हमने निर्भया केस में देखा, वैसे किसी भी बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बेटी सवर्ण होती है तो उसके लिए पूरा देश जाग उठता है, उसके लिए इंसाफ के लिए हर कोई मांग करता है। लेकिन हाथरस केस में हमने देखा कि सिर्फ कुछ चंद लोग ही इस केस के लिए आगे आए, मेन स्ट्रीम मीडिया पहले चुप रहता है और जब इस केस में कूदता है तो इस केस का रुख ही बदल देता है, जिसमें नक्सली, आतंकी, पता नहीं कौन कौन से एंगल इसमें लाने की कोशिश की जाती है। और आज इस केस की ये हालत कर दी कि कहीं भी इस केस को कहीं भी मौजूदगी नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।